हेलो एवरीवन, आज हम बीएससी बीएड थर्ड ईयर की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का स्पेक्ट्रोस्कोपी, हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी की क्लास स्टार्ट करी थी, जिसमें मैंने आपको बेसिक्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी बताया था कि अपन जनरली उसको ईएमआर से रिलेटेड कैसे करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अवशोषण स्पेक्ट्रम क्या होता है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या होता है। दोनों स्पेक्ट्रम बताए थे, अवशोषण और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम बताया था, मतलब ये स्पेक्ट्रम क्या होते हैं। और उसके बाद में मैंने आपको ये बताया था कि हम किस प्रकार इन टेक्निक की सहायता से किसी पदार्थ की संरचना हम ज्ञात कर सकते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी। और अब मैं बात करूं कि हम जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम जो हम प्राप्त करते हैं, जिसमें हम तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए मान को और ऊर्जा के जो है घटते हुए मान के साथ हम उसको लेके चलते हैं, तो हमें एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, ठीक है, जिसे हम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसमें जो है सबसे जो कम ऊर्जा है, इसमें सबसे जो है कम ऊर्जा वो होती है रेडियो वेव की होती है। जो हमने जो स्पेक्ट्रम बनाया था, मैं वापस आपको बना के बता देती हूँ यहाँ पे कि हमने जो सबसे यहाँ पे जैसे कॉस्मिक रेज बनाई थी, यहाँ पे कॉस्मिक रेज के बाद में एक्सरे बनाया था, एक्सरे के बाद में यूवी बनाया था मैंने, यूवी के बाद में विजिबल के बाद में आईआर के बाद में माइक्रोवेव और बाद में बनाया था रेडियो वेव। इस प्रकार का कुछ स्पेक्ट्रम बनाया था, जिसमें हम तरंग दैर्ध्य का तो बढ़ता हुआ मान लेते हैं कि तरंग दैर्ध्य बढ़ता जा रहा है और ऊर्जा जो है उसकी इधर जाने पर घटती जा रही है। इस प्रकार हमने एक स्पेक्ट्रम बनाया था, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम बनाया था। इस स्पेक्ट्रम में मैंने आपको बताया था कि जब जो अणु हैं या फिर पदार्थ जो माइक्रोवेव रीजन से जब एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करेगा, इस वाले रीजन से माइक्रोवेव से जब ऊर्जा को अवशोषित करेगा, तो ये क्या करता है, अणु रोटेट करने लग जाता है, यानी अणु जो है घूर्णन करने लग जाता है। अणु के घूर्णन करने से हम किस प्रकार इस पदार्थ की संरचना को ज्ञात कर सकते हैं, उस वाली टेक्निक को हम कहते हैं घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी हम कहते हैं। और आईआर का मैंने बताया कि जब अणु जो है आईआर वाली रीजन से ऊर्जा का अवशोषण करेगा, तो अणु क्या करेगा, कंपन करने लग जाएगा, वाइब्रेशंस करने लग जाएगा। तो इस प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम कहते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी या अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी, और या फिर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी हम किसे कहते हैं, वाइब्रेट करने लग जाएगा तो इसको वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी हम कह देते हैं। बाद में अणु क्या करता है, यूवी और विजिबल वाले रीजन से यूवी और विजिबल वाले रीजन से भी ऊर्जा का जो है अवशोषण करता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। एक एनर्जी लेवल है E1 कोई है और यहाँ पे E2 कोई है, तो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पर चले जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो इनको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, हम इसको कह देते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो गया। इस प्रकार हम अलग अलग प्रकार के क्षेत्र से अलग अलग प्रकार की विकिरणों का अवशोषण अगर पदार्थ करता है, तो अलग अलग प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें प्राप्त होती है, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन वाली स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। यही अब आती है बात, जब हम इन अवशोषण और जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम जो हमें प्राप्त हो रहा है, अगर मैं उनको क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेट करना चाहूँ, तो कि अगर हम इसमें क्वांटम मैकेनिक्स की कंडीशन डाल दें तो इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम इसको देख लेते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर देखिए आप कि प्रकाश का उत्सर्जन और अवशोषण जो स्पेक्ट्रम है, उसमें क्वांटम यांत्रिकी की क्या शर्त है। आप जानते हो क्वांटम मैकेनिक्स एक ही बात बताती है कि ये जो जितनी भी ऊर्जा होती है वो क्वांटा के रूप में होती है। किसके रूप में होती है, क्वांटा के रूप में, जिसको हम जनरली ऊर्जा के पैकेट्स बोलते हैं कि जितनी भी ऊर्जा होगी वो क्वांटीकृत होगी, यानी ये ऊर्जा के एक छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होगी, जिसे हम जनरली क्या कहते हैं, फोटोन भी कहते हैं। फोटोनिक ऊर्जा होती है, फोटोन के रूप में होती है। जितनी भी ऊर्जा होगी वो क्वांटीकृत होगी। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार समस्त तंत्रों की जो जितनी भी ऊर्जा होती है वो क्वांटीकृत होती है, जो ऊर्जा के पैकेट्स के रूप में होती है, और इनको अपन फोटोन कह देते हैं। और आपको पता है फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, hν, फोटोन की ऊर्जा hν होती है। यहाँ पे हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में जनरली ये मानते हैं कि अणु जो है ऊर्जा पाकर
एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जा रहा है, या फिर ऊर्जा का अवशोषण करके एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पर जा रहा है। हम जनरली बेसिक यही बात करते हैं। तो हम देखते हैं कि अगर हम अणु को h न्यू ऊर्जा दे दें, इसकी आवृत्ति जो है, ये जो न्यू इसकी आवृत्ति है और h जो है हमारा प्लांक स्थिरांक है, ठीक है। अगर न्यू आवृत्ति वाला कोई फोटोन अगर इस अणु से टकराए, किसी एक अणु से टकराए, तो यह जो है एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पर चला जाता है। टकराना मतलब ये h न्यू वाली ऊर्जा को क्या करेगा, अवशोषित करेगा। पहले ये E1 एनर्जी लेवल पर था, h न्यू ऊर्जा उसने अवशोषित करी और ये E2 एनर्जी लेवल पर चला गया ऊर्जा का अवशोषण करने से। फिर क्या, अगर इसको अवशोषण से, जब हम अवशोषण से एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, इसको हम बोलते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब अवशोषण स्पेक्ट्रम के बेस पर जब हम किसी पदार्थ की संरचना को अगर ज्ञात करते हैं तो उसको हम अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी कह देते हैं। जनरली यहाँ क्वांटम मैकेनिक्स का ये बताया जा रहा है कि ये जो h न्यू जो ऊर्जा है उसको अवशोषित कर रहा है, ठीक है, जिससे उसका अवशोषण हो रहा है और उसको अवशोषित करने से इसमें अवशोषण स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा है, ठीक है। आगे अभी डायग्राम, ये क्लियर वाला डायग्राम आएगा आपके। अब मैं आगे बात करती हूँ कि अगर ये दूसरी ऊर्जा एनर्जी लेवल पर है, मतलब ये E2 एनर्जी लेवल पर है और यहाँ नीचे है E1 एनर्जी लेवल। अणु पहले, जो पदार्थ अपना है, अणु जो है पहले ही E2 एनर्जी लेवल पर है। अगर ये h न्यू ऊर्जा को उत्सर्जित कर दे, अगर ये h न्यू ऊर्जा को अवशोषित कर दे, उत्सर्जित कर देगा, तो उत्सर्जन से ये वापस निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाएगा। ये निम्न ऊर्जा स्तर में यहाँ वापस आ जाएगा। तो ये जो उत्सर्जित विकिरणों के कारण जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा उसको अपन बोलते हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। और इस उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के आधार पर जब हम किसी पदार्थ की संरचना का पता लगाते हैं तो इसको हम बोल देते हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रोस्कोपी। सिंपल सी बात है, h न्यू ऊर्जा का अवशोषण करवाना है और h न्यू ऊर्जा को हम बाहर उत्सर्जित कराएंगे। सिंपल सी बात है। ये देखिए आप, ये E1 एनर्जी लेवल है, ये E2 है, यहाँ ये E1 से E2 में जा रहा है, किसका, h न्यू का अवशोषण करके। ये उत्सर्जन E2 एनर्जी लेवल में पहले से मॉलिक्यूल था, इसने h न्यू ऊर्जा का उत्सर्जन करा और ये वापस E1 एनर्जी लेवल पर आ गया। अवशोषण और उत्सर्जन हमको प्राप्त हो गया। इस प्रकार हम क्वांटम मैकेनिक्स से इसको रिलेट कर सकते हैं। सिंपल सा है कि हम इसमें क्वांटम मैकेनिक्स को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, बेसिक ही अप्लाई करना है इसमें। अब हम देखते हैं, अभी मैंने जो आपको चीज़ बताई कि यदि एक अणु प्रकाश की विकिरणों को अवशोषित कर रहा है, मतलब हमको अगर स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक यूज़ लेनी है, स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक यूज़ लेनी है, तो हमें किसी न किसी तरीके से प्रकाश का अवशोषण तो करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि हम जनरली जो इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ में लेते हैं, उत्सर्जन स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ में नहीं लेते हैं, हम इसमें अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ में लेते हैं। तो अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब वो किसी न किसी क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करेगा ही करेगा, है ना, करेगा। तो जब वो अवशोषण कर रहा है तो किसी भी पदार्थ में, अब हमें नहीं पता वो किस वाले रीजन से कर रहा है ना, वो कुल मिला के हम ऐसा एक बार कह दें कि वो अवशोषण कर रहा है। तो वो अवशोषण कर रहा है तो इस मॉलिक्यूल में क्या चेंज आ रहे हैं, मॉलिक्यूल में ये चेंज आता है कि अभी मैंने आपको जैसे स्पेक्ट्रम बनाया था, ये मैं स्पेक्ट्रम वापस बना देती हूँ। स्पेक्ट्रम मैंने बनाया था, यहाँ पूरा बना देती हूँ। ये आपका था गामा रे या कॉस्मिक रे, ठीक है। ये आपका है एक्स रे, ये है यूवी, ये है विजिबल, ये है आईआर, ये है माइक्रोवेव और ये है रेडियो वेव, ठीक है ना। ये अपना स्पेक्ट्रम था। अब मैं बोल रही हूँ कि अणु जो है ऊर्जा का अवशोषण कर रहा है। अणु ऊर्जा का अवशोषण कर रहा है मतलब ये किसी न किसी इन रीजन में से एक में से अवशोषण कर रहा होगा, ठीक है, अवशोषण कर रहा है। तो हमें किस प्रकार से उसमें परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर अणु माइक्रोवेव रीजन से
अवशोषण कर लेता है तो अणु क्या करता है, अपने रोटेट करने लग जाता है, अपने एक्सिस पर यहाँ पे रोटेट करने लग जाता है। रोटेट करेगा तो हमें पता है रोटेट करने से रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी हम करते हैं, उस टेक्निक को हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। तो क्या होता है, अगर ऊर्जा को वो अवशोषित कर रहा है तो पहला उसमें चेंज होगा। अगर वो कम ऊर्जा को अवशोषित कर रहा है, कम ऊर्जा को अवशोषित कर रहा है मतलब पहले वो धीरे धीरे एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करेगा। ऐसा नहीं कि पहले वो मैक्सिमम एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेगा, पहले वो कम ऊर्जा को एब्जॉर्व करेगा। तो क्या होगा, उसमें रोटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट करने लग जाएगा वो मॉलिक्यूल, यानी घूमने लग जाएगा। ठीक है, अब क्या करेगा अणु, अब अणु ऐसा करेगा कि थोड़ी और ऊर्जा अपनी बढ़ाएगा और ज़्यादा ऊर्जा वाले क्षेत्र से अवशोषण करेगा। तो जैसे ही उसने ज़्यादा ऊर्जा वाले क्षेत्र से अवशोषण करा तो वो क्या करेगा, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन भी करने लग जाएगा। ठीक है, पहले उसने कम ऊर्जा का अवशोषण करा, फिर थोड़ी और ज़्यादा का अगर वो अवशोषण कर लेता है तो वो IR वाले रीजन से फिर अवशोषण करेगा, है ना, अपनी ऊर्जा को बढ़ा लेता है तो IR वाले रीजन से ऊर्जा को अवशोषित करेगा और वाइब्रेशंस देगा। ठीक है, अब तीसरा आता है कि जब वो UV विजिबल वाले रीजन से ऊर्जा को अवशोषित कर रहा है, UV विजिबल वाले रीजन से अगर उस ऊर्जा को अवशोषित कर रहा है तो वो क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन जो है बहुत ज़्यादा ऊर्जा हो जाती है, इसकी मैक्सिमम ऊर्जा होती है, इसकी जो ऊर्जा है UV विजिबल की IR और माइक्रोवेव की तुलना में ज़्यादा होती है। तो जब ऊर्जा ज़्यादा अवशोषित कर लेगा ये, तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, पहले तो अपनी जगह पे वाइब्रेट ही कर रहे थे या फिर रोटेट ही कर रहे थे, लेकिन अब क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पर चले जाएंगे, अपना एनर्जी लेवल ही चेंज कर लेंगे। इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ठीक है, यानी ऊर्जा के अवशोषण से ये कि 3 प्रकार के इसमें चेंज हो सकते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के चेंज मतलब मॉलिक्यूलर रोटेशन करेगा, वाइब्रेशन करेगा और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस भी होंगे। इस प्रकार हम अलग अलग ऊर्जा अवशोषण करने के आधार पर इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, वो भी अलग अलग प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। ठीक है, अगर हम आगे बात करते हैं, अब मैं कहना चाह रही हूँ कि इसकी जो टोटल जो एनर्जी होगी वो कौन सी होगी, एक तो रोटेशनल की एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन वाली एनर्जी। अपन जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो उसमें अपन अगर इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं, इंटरनल एनर्जी, तो वो भी इंटरनल एनर्जी भी क्या होती है, उस तंत्र में जितनी भी प्रकार की ऊर्जाएं हैं उन सब का योग होती है। तो इसमें भी ऐसा ही है कि इसकी जो ऊर्जा होगी, एक अणु जब ऊर्जा का अवशोषण कर रहा है तो उसमें कितने प्रकार की ऊर्जाएं हो सकती है, तो उन सब का टोटल होता है। इरोटेशनल माइक्रोवेव से जब वो एब्जॉर्ब करेगा, ई वाइब्रेशनल जब वो IR से एब्जॉर्ब करेगा, ई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मतलब जब वो UV विजिबल से एब्जॉर्ब करेगा। ये अपना ये है UV विजिबल, ये UV विजिबल, UV प्लस विजिबल, ये वाइब्रेशनल यानी IR से करेगा, ई रोटेशनल मतलब माइक्रोवेव से करेगा। ठीक है, तीनों चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे ये एक सीरीज़ दे रखी है, जैसे अब आपको वैसे भी पता चल गया होगा कि ये सीरीज़ दे क्यों रखी है। ये सीरीज़ में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की एनर्जी ज़्यादा क्यों है, ई वाइब्रेशन की एनर्जी कम क्यों, ई रोटेशन की एनर्जी कम क्यों है ना, क्योंकि UV विजिबल की जो है उच्च ऊर्जा होती है। अभी अपन ने स्पेक्ट्रम बनाया, उसमें देखा उच्च ऊर्जा UV विजिबल होता है, UV विजिबल के बाद में IR के बाद में माइक्रोवेव होता है। इधर जाने पर ऊर्जा क्या होती है, घटती जाती है, मतलब सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसकी है, UV विजिबल की। तो जाहिर सी बात है कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होंगे उनकी ऊर्जा भी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद में ई वाइब्रेशनल यानी IR से एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करेगा, तो IR जो इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशन होगी उसकी ऊर्जा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से कम होगी। ई रोटेशन की बात आती है तो सबसे कम ऊर्जा ई रोटेशन की होगी, यानी माइक्रोवेव रीजन से वो जब अवशोषण करेगा विकिरणों का। ठीक है, ये बात सिंपल सी बात है। अब मैं अपन बात करते हैं कि ये जो अपन जितने भी ये ट्रांजिशन या फिर ये जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं ये क्या होते हैं, कुछ न कुछ सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग होते हैं। इनके लिए भी कोई ना कोई रूल होगा, कोई सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग होते हैं। तो क्या होता है इनके लिए सिलेक्शन रूल, तो अपन देखते हैं इनके लिए चयन का नियम क्या होता है। आणविक स्पेक्ट्रा, जितने भी ये स्पेक्ट्रा जो है वो चयन के नियम पर आधारित होते हैं। ठीक है, चयन के नियम मतलब क्या है इनके लिए चयन का नियम, सिलेक्शन रूल अपन देख लेते हैं। सिलेक्शन रूल क्या है इनके लिए, सिलेक्शन रूल है
सिलेक्शन रूल मतलब आप देखिए कि इस नियम के आधार पर ही ये परिवर्तन या संक्रमण होते हैं। अगर ये नियम कहता है कि आप संक्रमण करवा दीजिए तो ये ट्रांजिशन हो जाएंगे, अगर इस नियम के अनुसार ट्रांजिशन नहीं होते तो वो ट्रांजिशन नहीं होंगे। इस नियम के आधार पर ही चलना पड़ेगा कि चयन के नियम सब के लिए अलग अलग नियम होते हैं, ये जनरली बता रहे हैं। जो संक्रमण आसानी से संपन्न हो जाते हैं, अगर कोई चयन का ऐसा नियम, ये चयन का नियम है कि वो अलाउ करता है कि ये संक्रमण आसानी से होने दो, संक्रमण यानी ये परिवर्तन आसानी से होने दो, इस इलेक्ट्रॉन को दूसरे एनर्जी लेवल पर जाने दो। अगर वो आसानी से इजीली हो रहा है तो उसका अपन बोलते हैं अनुमत संक्रमण यानी अलाउड ट्रांजिशन, है ना। अलाउड कर रहा है कौन, सिलेक्शन रूल अलाउड कर रहा है, इसलिए हम इसको अनुमत संक्रमण या अलाउड ट्रांजिशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ इसके अपोजिट में ये बात आती है, जो ट्रांजिशन इजीली नहीं होते हैं उसको अपन फॉरबिडन ट्रांजिशन बोल देते हैं। कुछ कुछ संक्रमण ऐसे भी होते हैं जो इजीली नहीं होते हैं तो उसको अपन बोल देते हैं फॉरबिडन ट्रांजिशन। ठीक है, सिंपल सी बात है, अलाउड और फॉरबिडन। अब अपन देखते हैं कि कौन कौन से अलाउड होते हैं और कौन कौन से फॉरबिडन होते हैं। ठीक है, देखते हैं। ये देखिए फॉरबिडन मतलब ये जो है अपन किस आधार पर कह सकते हैं कि ये अलाउड हो गया, फॉरबिडन होंगे, तो ये हम सममिति के बेस पे, इसके सिमेट्री के बेस पे कह सकते हैं। ठीक है, सिमेट्री के बेस पे हम कह सकते हैं कि अलाउड होगा या फॉरबिडन होगा। अब आपको पता है कि एस जो ऑर्बिटल होते हैं वो सम्मित होते हैं, एस ऑर्बिटल सम्मित होते हैं, पी असम्मित होते हैं। आप संरचना जब स्टडी करते हैं तो आपको पता है कि ये असम्मित, डी जो ऑर्बिटल है वो सम्मित होते हैं, सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल, असम्मित। मतलब ये जो सिलेक्शन रूल है सिमेट्री के बेस पे। ठीक है, अब आप देखिए जो कौन कौन अलाउ होंगे और कौन कौन फॉरबिडन होंगे। ये रूल ये कहना चाह रहा है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन सिमेट्री से, एक सिमेट्री लेवल से दूसरे सिमेट्री लेवल में ही जा रहा है तो फॉरबिडन होगा। ठीक है, सिमेट्री से सिमेट्री में जा रहा है तो वो क्या होगा, फॉरबिडन होगा। सिमेट्री से सिमेट्री में नहीं जाना चाहिए, ये सिमेट्री से एसिमेट्री में जाना चाहिए। ठीक है, ये देखिए अगर पी बी सिमेट्री है, एसिमेट्रिक है, और ये पी बी एसिमेट्रिक है, ना तो ये सिमेट्री से सिमेट्रिक में जा सकता है और ना ही ये एसिमेट्रिक से एसिमेट्रिक में जा सकता है। मतलब उसमें सिमेट्री चेंज होनी चाहिए, या फिर तो ये सिमेट्री से एसिमेट्रिक में जाएगा या फिर एसिमेट्रिक से सिमेट्रिक में आएगा, है ना। या फिर तो सम्मित अवस्था से वो असम्मित में जाएगा या फिर असम्मित से सम्मित में जाएगा, लेकिन ये सम्मित से सम्मित में नहीं जाएगा या फिर असम्मित से असम्मित में नहीं जाएगा। ये जो एस ऑर्बिटल है सम्मित ऑर्बिटल है, सम्मित है, ये असम्मित है तो असम्मित में अलाउ नहीं है। डी सम्मित है, ये डी सम्मित है तो सम्मित से सम्मित में अलाउ नहीं है। ये सारे फॉरबिडन ट्रांजिशन है। ये एफ जो है असम्मित है, ये असम्मित है, असम्मित से असम्मित में अलाउ नहीं है। ये एस जो है आपका सम्मित है और डी जो है, डी भी सम्मित है। देखिए आप सम्मित है तो ये ट्रांजिशन भी अलाउड नहीं है। पी असम्मित है और एफ भी असम्मित है तो पी से एफ में भी ये अलाउ नहीं है। यानी ये ट्रांजिशंस क्या है, फॉरबिडन ट्रांजिशंस है। ठीक है, हमको कैसे, अब यहाँ देखिए आप अलाउ ट्रांजिशन कौन कौन से हैं। अलाउ ट्रांजिशन ये है कि अगर ये देखो सम्मित से असम्मित में जा रहा है तो ये क्या हो गया, अलाउड ट्रांजिशन हो गया। ये असम्मित से सम्मित में जा रहा है, ये भी अलाउड ट्रांजिशन हो गया। ये अपना असम्मित है, ये सम्मित है, असम्मित से सम्मित में जा रहा है तो भी अलाउड ट्रांजिशन है। फॉरबिडन मतलब, और फॉरबिडन मतलब जो ट्रांजिशन नहीं होते हैं, अलाउड मतलब जो ट्रांजिशन इजीली हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये हम अगर इसको एनर्जी लेवल के बेस पे देखें तो आप देखिए ये 1s से 2s में जा रहा है, s से s में जा रहा है तो ये फॉरबिडन है, ये नीचे फॉरबिडन लिखा हुआ है। 2s से 3s में जा रहा है तो फॉरबिडन है। 2p से 3p में जा रहा है तो फॉरबिडन है। 3s से 4s में जा रहा है तो फॉरबिडन है और 4s से d में जा रहा है तो भी ये फॉरबिडन है। यहाँ सिमेट्रिक अलाउ यहाँ पे नहीं कर रहा है कि ये ट्रांजिशन होना चाहिए तो ये ट्रांजिशन फॉरबिडन है। यहाँ देखिए s से p में जा रहा है
अलाउ है, पी से एस में भी, पी से एस में अलाउ है, एस से पी में अलाउ है और पी से एस में भी अलाउ है। ये सारे ट्रांजिशन अलाउ हैं। इस प्रकार हम कौन जो है ये मॉलिक्यूल जो है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा देंगे नहीं देंगे, ये सब सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग होता है। चलो ठीक है, बात करते हैं आगे। चलो ठीक है, आगे हम बात करते हैं ये अवशोषण स्पेक्ट्रोमीटर और उसकी क्रियाविधि के बारे में हम पढ़ेंगे। कि जब कल मैंने आपको ये बताया था कि हम अवशोषण स्पेक्ट्रोमीटर में हम कैसे इसको हम करते हैं रिलेट, तो मैं बताना चाहती हूँ आपको कि किस प्रकार का वो यंत्र होगा जिसकी सहायता से हम किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से हम स्पेक्ट्रम प्राप्त करके हम उसकी संरचना को पता लगा सकते हैं। वो क्या संरचना होगी, वो क्या यंत्र होगा जिसकी सहायता से हम ये पता लगा सकते हैं, है ना। तो उसको अपन बोल देते हैं स्पेक्ट्रोमीटर, है ना। वो जो यंत्र है स्पेक्ट्रोमीटर है, जिसकी अपन क्रियाविधि देखेंगे कि हम किस उसमें कौन कौन से मतलब काम में आने वाले पदार्थ यूज़ ले रहे हैं, उसको हम देखेंगे। देखो, एक अवशोषण स्पेक्ट्रोमीटर की संरचना व क्रियाविधि को निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है। अपन ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं इसके स्ट्रक्चर को कि हमको पता है, हमको प्रकाश सोर्स के रूप में क्या, हमको सोर्स के रूप में चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, हमें विद्युत चुंबकीय विकिरण जो है प्रकाश के स्रोत के रूप में चाहिए कि हमें किस प्रकार की हालांकि अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए हम अलग अलग प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरणें यूज़ में लेते हैं, लेकिन एक बार हम देख लेते हैं कि हमें प्रकाश के स्रोत के रूप में हमें क्या चाहिए होती है, सोर्स के रूप में विद्युत चुंबकीय विकिरणें चाहिए होती है। ठीक है, अब ये दूसरा जो आपको बॉक्स दिख रहा है, ये सैंपल ट्यूब होती है, सैंपल ट्यूब होती है। इस सैंपल ट्यूब में हम क्या करते हैं, सैंपल ट्यूब में हमको जिस पदार्थ की संरचना ज्ञात करनी है वो पदार्थ हम भर देते हैं। जिस भी पदार्थ की संरचना ज्ञात करनी है वो पदार्थ हम यहाँ पे भर देते हैं। ट्यूब है ना, T4 ट्यूब। ये I0 I क्यों लिख रखा है अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम ये जो हमन एपरेटर्स के बीच में लगा रखे ये क्या है, हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। अब ये आगे जो लगा रखा है ये है मोनोक्रोमीटर, संसूचक मोनोक्रोमीटर, है ना। अब इसमें मोनोक्रोमीटर में क्या होता है कि जो इस सैंपल से जो पदार्थ आएगा मोनोक्रोमीटर, उसमें अलग अलग तरंग दैर्ध्य की विकिरण आएगी, जिन सब का अलग अलग तरंग दैर्ध्य होगा। तो मोनोक्रोमीटर ये करेगा, इन सब को अलग अलग कर देगा कि एक रेंज वाली तरंग दैर्ध्य ये है, दूसरी रेंज वाली तरंग दैर्ध्य वाली विकिरण ये है, मतलब उनको तरंग दैर्ध्य के बेस पे उनको अरेंज कर देगा। मोनोक्रोमीटर के बाद में आता है डिटेक्टर। मोनोक्रोमीटर से जो कुछ विकिरणें आएगी उनको यहाँ डिटेक्ट किया जाएगा। ठीक है, उनको यहाँ डिटेक्ट किया जाएगा, मतलब डिटेक्शन के बाद उसमें पता लगा जाएगा कि कौन कौन सी मतलब कौन कौन से पदार्थ विकिरण का अवशोषण पदार्थ ने कर लिया है, कौन कौन एब्सेंट है, डिटेक्ट करके उनको रिकॉर्डर पर भेजा जाएगा। रिकॉर्डर पर हमको क्या प्राप्त होता है, एक ये स्पेक्ट्रम जैसा कुछ प्राप्त होता है, फोटो जैसा कुछ प्राप्त होता है, जिसको अपन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, इसकी हम थ्योरी पढ़ लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार हम काम कर सकते हैं इसके साथ में। देखिए आप, सोर्स, यह EMR का सोर्स होता है। अभी मैंने आपको बताया ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का सोर्स होता है। मतलब हमें अगर स्पेक्ट्रम अवशोषण स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है तो हमारे पास EMR होना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होना चाहिए। सोर्स से हमें उपयुक्त तीव्रता एवं तरंग दैर्ध्य वाले विकिरण प्राप्त होते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि सोर्स से ही हमें जो इनको विकिरण देनी है या फिर जिस भी तरंग दैर्ध्य की चाहिए हमको, जिस प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी की हम स्टडी कर रहे हैं वो विकिरण हमें इसको सैंपल ट्यूब को देनी है। ठीक है, हमें यहीं से प्राप्त होगी, जो हमें लेना है वो हमें सोर्स से ही लेना है, जिस भी तरंग दैर्ध्य की चाहिए वो हमें यहाँ से प्राप्त होगी। अगर हम माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं तो हमें कम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सोर्स की ज़रूरत है, क्योंकि उस रोटेशन के लिए बहुत ही कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ये कम ऊर्जा वाले की आवश्यकता होती है। तो अलग अलग तीव्रता या फिर तरंग दैर्ध्य वाले विकिरण यहाँ से प्रोवाइड करा दिए जाते हैं सोर्स से। जिस भी प्रकार का आपको चाहिए
तो वहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा। जिस प्रकार का स्पेक्ट्रम लेकर हम यौगिक का अध्ययन करते हैं उसके अनुरूप सोर्स का पदार्थ होता है ना। मतलब अपने को कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर पढ़नी है, आप देखिए जैसे आपको वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी है तो आपको कम ऊर्जा वाले IR रेडिएशंस चाहिए, सीधी सी बात है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पढ़ना है तो आपको उच्च ऊर्जा वाला रेडिएशंस चाहिए। अगर आपको ट्रांजिशन, ऐसा नहीं कि आप कम ऊर्जा दे के ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते। जब तक आपको वो एनर्जी नहीं प्राप्त होगी, कहाँ से, जो UV विजिबल के पास है, उच्च ऊर्जा वाली रेडिएशंस प्राप्त नहीं होगी, तब तक आपके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं होंगे। तो हमको अपनी स्पेक्ट्रम के बेस पे, या फिर हमको कौन सा स्पेक्ट्रम उसका प्राप्त करना है उसके बेस पे हमको सोर्स लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बेस पे हमको सोर्स लेना पड़ेगा कि किस प्रकार का सोर्स हमको चाहिए। आगे देखते हैं, ये सोर्स हमारा कंप्लीट है। सोर्स के रूप में यहाँ हम कौन सी भी विकिरणीय EMR की रेडिएशंस ले सकते हैं, सिंपल बात। आगे देखिए आप, आगे अपना आ रहा है सैंपल ट्यूब। सैंपल ट्यूब में मतलब सैंपल ट्यूब जिस नाम, ये ट्यूब है जिसमें हमको क्या बनना है, सैंपल बनना है, जिस भी पदार्थ की अपने को संरचना ज्ञात करनी है। ट्यूब, T4 ट्यूब। जिस पदार्थ का स्पेक्ट्रम लेना हो उसे उपयुक्त विलायक में घोलेंगे और फिर उसको सैंपल ट्यूब में भर लेंगे। मतलब जो भी हम पदार्थ का स्पेक्ट्रम लेना है, जिस भी पदार्थ की अपने को स्ट्रक्चर डिफाइन, मतलब आइडेंटिफाई करनी है, ज्ञात करनी है, हम क्या करेंगे, उसको एक जिसमें वो आसानी से घुल सके वो विलायक घोल देंगे। उस विलायक में उसको इजीली घोल देंगे और उस सैंपल जो ट्यूब होगी उसमें अपन भर लेंगे, है ना। भरने के ये अपने सैंपल ट्यूब उसको घोल के हमने भर लिया। अब सैंपल ये जो ट्यूब है, ये सैंपल जो ट्यूब है अपनी, ये भी किसी न किसी पदार्थ की बनी होगी। ये भी किसी न किसी पदार्थ की तो बनी होगी। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ, ये देखो, ये भी किसी न किसी पदार्थ की बनी होगी। तो ये जिस पदार्थ की बनी होती है, मतलब इसका पदार्थ ऐसा होना चाहिए कि मतलब ये पदार्थ उन विकिरणों का अवशोषण नहीं करना चाहिए। अगर ये पदार्थ विकिरणों का ये पदार्थ जो हम सैंपल ट्यूब के लिए ले रहे हैं, ये इन विकिरणों का अवशोषित नहीं करना चाहिए। विकिरणों का अवशोषण हम किसके लिए रख रहे हैं, हम पदार्थ के लिए रख रहे हैं, ना कि इस सैंपल ट्यूब के पदार्थ के लिए, ठीक है। यानी जिस भी पदार्थ का हम सैंपल ट्यूब बना रहे हैं, हमको पता होना चाहिए कि कहीं वो आने वाली विद्युत चुम्बकीय विकिरणों को खुद तो अवशोषित नहीं कर लें, वो हमें पदार्थ को अवशोषित करवानी है, ना कि इस सैंपल ट्यूब वाले पदार्थ को। इस बात का हमको ध्यान रखना है। तो उसके लिए हम अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए ये जो सैंपल ट्यूब का पदार्थ है वो अलग अलग प्रकार से लेते हैं। कैसे कि जब हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी करते हैं, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो हमें क्षार धातुएं के हैलाइड की नली की आवश्यकता पड़ती है। क्षार धातुएं सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, जो वर्ग 1 है वो क्षार धातु है आपकी। तो क्षार धातु की जो हैलाइड होंगी उनकी हमको नली लेनी है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, ठीक है। विजिबल की जब हम स्टडी करते हैं, विजिबल के लिए हमें कांच की आवश्यकता पड़ती है। कांच की नली हम यूज़ ले सकते हैं। जब UV विजिबल कांच, क्वार्ट्ज की नली भी हम ले सकते हैं। UV विजिबल की जब स्टडी करते हैं तो कांच, क्वार्ट्ज की नली ले सकते हैं। IR की स्टडी करते हैं तब आप NaCl और KBr की नली ले सकते हैं। मतलब अलग अलग हमारा पदार्थ होना चाहिए नल सैंपल ट्यूब का। सैंपल ट्यूब में भरे विलयन में से जब I0 तीव्रता वाले सोर्स से आपतित किरण गुजारते हैं, तो अब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जब हम इस सैंपल ट्यूब से, यहाँ से देखो EMR की विकिरणें आ रही हैं, ये EMR की विकिरणें आ रही हैं, ये EMR की विकिरणें आ रही, तो इनकी जो तीव्रता है हम मान लेते हैं इनकी तीव्रता है I0, ठीक है। अब ये सैंपल क्या करता है, सैंपल में हमने क्या भर रखा है, सैंपल में हमने पदार्थ भर रखा है, ठीक है। हमने सैंपल में ये जो पदार्थ भरा है, ये विकिरणें आएगी और ये सैंपल क्या करेगा, इन विकिरणों को जिस भी तरंग दैर्ध्य की अवशोषित कर सकता है, उस तरंग दैर्ध्य की विकिरणों को ये सैंपल अवशोषित कर लेगा, और जिसको वो अवशोषित नहीं करेगा बाकी शेष को वो क्या कर देगा, पारगत कर देगा। यानी माना कि हम इसके ऊपर जो ये रेडिएशंस आ रही है उसकी तीव्रता क्या है, I0, और जो बाहर निकलेगी उसकी तीव्रता क्या होगी, I होगी, ठीक है। यहाँ हम ये ले रहे हैं कि हम यहाँ पे जो सैंपल भर रहे हैं उसका ये सैंपल उस विकिरणों का क्या करेगा, अवशोषण करेगा। यही बात है यहाँ पे
कह रहा है कि सैंपल ट्यूब में भरे विलयन में से जब I0 तीव्रता वाले सोर्स से आपतित किरणें गुजारते हैं तो विलयन में विद्यमान अणु निश्चित तरंग दैर्ध्य वाली विकिरणों को अवशोषित कर लेंगे। ठीक है, अवशोषण कर लिया, ये इसने अवशोषित कर लिया है पदार्थ ने, और I तीव्रता वाली विकिरणों को ये पारगत कर देता है। ठीक है, पारगत कर लिया मतलब इसको बाहर निकाल दिया, विश्लेषण के लिए पारगत कर लिया। अब ये विकिरणें जो सैंपल ट्यूब से निकली है, अब इन जो सैंपल ट्यूब कहाँ भेजा जाएगा, मोनोक्रोमीटर पर भेजा जाएगा। मोनोक्रोमीटर को विश्लेषक बोलते हैं हिंदी में, विश्लेषक पर भेजा जाएगा। अब विश्लेषक का काम ही क्या होता है कि विश्लेषण करना, कि किस प्रकार कैसे क्या आ रहा है, तो उसका विश्लेषण करेगा। तो जो भी विकिरणें यहाँ से आएगी सैंपल ट्यूब में, उसका विश्लेषण कहाँ किया जाएगा, मोनोक्रोमीटर पर कहाँ किया जाएगा, विश्लेषक बोलते इसे। अगली बारी आती है अपनी मोनोक्रोमीटर की, यानी विश्लेषक की। मोनोक्रोमीटर पर अपन भेज देते हैं। ये मोनोक्रोमीटर पर अपनी आ चुका है, अपनी जो रेडिएशंस, अपनी पारगत जो विकिरणें हैं वो मोनोक्रोमीटर पर आ गई है। ये घूमने वाला प्रिज्म होता है, प्रिज्म के समान ही संरचना होती है। ये उसी पदार्थ की बनी होती है जिसको हमने सैंपल ट्यूब बनाया था, जिसकी हमने सैंपल ट्यूब बनाई थी। जो पदार्थ हमने यहाँ यूज़ में लिया था, मान लो कि ये पिंक कलर का पदार्थ हमने यहाँ यूज़ लिया है, तो पिंक पदार्थ का ही हमें क्या बनाना है, मोनोक्रोमीटर बनाना है। मतलब इस सैंपल ट्यूब का पदार्थ और मोनोक्रोमीटर का पदार्थ, दोनों का जो पदार्थ है, मटेरियल है, सेम होना चाहिए। जिस भी प्रकार के हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी कर रहे हैं तो दोनों के लिए पदार्थ जो है सेम होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं मोनोक्रोमीटर के बाद हम देखते हैं कि इसका जो है ये एक घूमने वाला प्रिज्म होता है। ये हम देख लेते हैं कि प्रिज्म कैसे क्या कार्य करता है, कि ये उसी पदार्थ का बना होता है जिस पदार्थ से सैंपल ट्यूब बनी होती है। सैंपल ट्यूब से पारगत विकिरणों को जब मोनोक्रोमीटर में से हम गुजारते हैं तो ये विभिन्न तरंग दैर्ध्य वाले विकिरणों को पृथक पृथक कर देता है। मतलब जब ये अलग अलग विकिरणों को गुजारेंगे यहाँ से, तो मतलब जो भी हमारी मोनोक्रोमीटर से आ रही है मोनोक्रोमीटर पे जो भी विकिरणें आ रही है हमारे सैंपल ट्यूब से, तो उन सब विकिरणों को क्या करेगा, अलग अलग कर देगा, सबको अलग अलग बांट देगा कि इस तरंग दैर्ध्य की ये विकिरणें हैं, इसकी तरंग दैर्ध्य ये है, अलग अलग में ये बांट देता है। इन विभिन्न तरंग दैर्ध्यों की विकिरणों को अब बाद में हम क्या करते हैं, डिटेक्टर पर भेज देते हैं। डिटेक्टर पर भेज देंगे तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं स्कैनिंग कहते हैं। जो भेजने की प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं, स्कैनिंग कहते हैं। स्कैनिंग हमारी हो जाएगी, स्कैनिंग हम इसे कहते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं डिटेक्टर। यह मोनोक्रोमीटर से प्राप्त विकिरणों की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। मतलब जितनी भी मोनोक्रोमीटर से आ रही है विकिरणें, हम किसको कहाँ भेज रहे हैं, उसको डिटेक्टर पर भेज रहे। डिटेक्टर क्या करेगा, उन सभी विकिरणों को विद्युत ऊर्जा में, जो अपनी रेडिएशंस आ रही है, विकिरण ऊर्जा है उनकी, विकिरणों के पास तो विकिरण ऊर्जा होगी, उन विकिरण ऊर्जा को किस में बदलेगा, विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। ठीक है, अब इसमें भी अलग अलग, जैसे IR में तापीय संसूचक होता है और UV विजिबल में प्रकाश संसूचक अपन काम में लेते हैं। ये अलग अलग प्रकार के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे, रिकॉर्डर पर जाते हैं कि डिटेक्टर से आने के बाद विद्युत जो वहाँ उसको किससे, विद्युत विकिरणों को हम, विकिरण ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में जो बदल रहे हैं उनको हम रिकॉर्डर पर भेजेंगे। विद्युत ऊर्जा रिकॉर्डर में जाकर ग्राफ बनाएगी। अब कुल मिला के हमें ये पता है कि जो हमारा स्पेक्ट्रम जो बनेगा वो हमारा एक ग्राफ होगा, जो हमारा स्पेक्ट्रम जो बनेगा वो हमारा ग्राफ होगा। तो इस ग्राफ के बेस पे हम पता लगा सकते हैं कि उसकी स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो ये देखिए आप, डिटेक्टर से आई हुई विद्युत धारा रिकॉर्डर के एम्पलीफायर से गुजरकर इसको एम्पलीफायर कर देगी, जिससे हमें एब्जॉर्प्शन पीक प्राप्त हो जाएगी। जो भी हमारे पास जो विद्युत धारा आ रही, मतलब वो जो विद्युत ऊर्जा आ रही है, विद्युत धारा आ रही है, उसको हम रिकॉर्डर में एक एम्पलीफायर होता है, वो उसको एम्पलीफाई कर देगा और हमें एक पीक प्राप्त होगी, ऐसे पीक प्राप्त होगी। ठीक है, जो हमें इसे ही स्पेक्ट्रम कहेंगे। जो पीक वाली जो ये संरचना बनती है ना, इसे ही हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, जो यौगिकों की संरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती है।
ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं कि एक और अप्रोक्सीमेशन और आया कि बोर्न ओपेनहीमर एक साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने बताया था कि बोर्न ओपेनहीमर ने एक अभिधारणा दी थी। ठीक है, तो ये कहता है कि किसी अणु की जो भी ऊर्जा होगी उसकी टोटल जो उसकी समस्त ऊर्जा होगी वो सभी ऊर्जाओं के योग के बराबर होगी। इसकी जितनी भी एनर्जी होगी ये सभी ऊर्जाओं के बराबर होगी। इसे बोर्न ओपेनहीमर सन्निकटन समीकरण के द्वारा दर्शा सकते हैं अपन। जैसे ई जो इसका टोटल होगा वो ई ट्रांजिशन मतलब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे जो ट्रांजिशन करता है वो ई रोटेशनल, ई वाइब्रेशनल और ये ई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, अलग 4 प्रकार की ऊर्जाओं का ये योग मान देते हैं। ठीक है, ये ट्रांजिशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ये रोटेशन जब रोटेट करता है, जो ये वाइब्रेशन अपने इर्द गिर्द वाइब्रेशन, और ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे में जा रहे हैं। जो इनमें से स्थानांतरण की जो ऊर्जा होती है ना, ये अपन ट्रांजिशन की जो एनर्जी है, ये जो ऊर्जा होती है क्वांटीकृत नहीं होती है। मतलब हमको ये नहीं पता चलेगा कि कितनी एब्जॉर्ब हो रही है, कितनी बाहर निकल रही है, मतलब हम इसका पता नहीं लगा सकते। तो इसका मान बहुत ही कम होता है, हम इसको एक तरह से नेग्लेक्ट कर देते हैं, बहुत ही कम होता है। तो इनमें जो है इसकी ऊर्जा जैसे ट्रांजिशन वाले की बहुत कम होती है। और लेकिन हमें ये तो पता है ना, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, वाइब्रेशंस की उसके से कम होती है और रोटेशन की उससे कम होती है। ये तो हमें ये तीनों चीज़ें पता है, लेकिन इसका ये पता है कि इसकी बहुत ही कम होती है। तो इस वाले मान को हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। इस वाले मान को नेग्लेक्ट करा मतलब ये नेग्लेक्ट कर दिया। तो हम यहाँ पे हम जो मानते हैं कि इसकी जितनी भी ऊर्जा है वो इस प्रकार की ऊर्जाओं का, तीनों प्रकार की ऊर्जाओं को क्या होती है, योग होती है। इन तीनों का हम योग मानकर चलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा के कारण होती है, ये इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशनल एनर्जी परमाणुओं में कंपन के कारण होती है, और जो रोटेशनल एनर्जी होती है वो घूर्णन के कारण होती है। ये बात बार बार रिपीट हो रही है ताकि आपको पता चले कि जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहे हैं वो यूवी विजिबल जो इनकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है उसके कारण हो रहे हैं। और आईआर से जब हम करते हैं कि वाइब्रेट करने के कारण हमें वाइब्रेशनल एनर्जी प्राप्त हो रही है, और अणु के रोटेट करने से उसको रोटेशनल एनर्जी प्राप्त हो रही है। ये चीज़ें हम इजीली समझ पा रहे हैं। और एक ये वैल्यू है कि ये इलेक्ट्रॉनिक की जो एनर्जी है वो वाइब्रेशन के 10⁻³ गुना तथा और इसके रोटेशनल के 10⁻6 के ये होती है। मतलब इतनी ये इतनी ज़्यादा है इसकी एनर्जी। तो इन कोटियों में अंतर बहुत कम होता है। जो ये वाइब्रेशनल और रोटेशनल दिखे इनमें, इन तीनों के बीच में अंतर बहुत कम है, लेकिन ये मिनिमम अंतर है ना, क्योंकि एक घूर्णन के दौरान 10⁻³ कंपन हो सकते हैं। एक घूर्णन के दौरान 10⁻³ कंपन हो सकते हैं। जब एक बार घूमेगी तब तक वो 3 बार कंपन कर चुका होगा। तो अपन मानते हैं कि घूर्णन में कंपन स्वतंत्र रूप से होते हैं, मतलब ये रोटेट अलग कर रहा है और अपने स्थान पर वाइब्रेशन ये अलग अलग कर रहा है, वाइब्रेट दोनों चीज़ें अलग अलग हो रही हैं। तो ये एक दूसरे को क्या है, प्रभावित नहीं कर रहा, ना रोटेशन एक दूसरे को ये ना रोटेशन बीच में आ रहा है, ना वाइब्रेशन इसके बीच में आ रहा है, ना इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन भी अलग हो रहा है। मतलब ये जो तीनों होते हैं वो इसकी टोटल एनर्जी तो है, लेकिन ये तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। इसे अपन क्या कहते हैं, बोर्न ओपेनहीमर सन्निकटन कहते हैं। ठीक है, बोर्न ओपेनहीमर सन्निकटन कहते हैं। इसके बाद आता है स्वतंत्रता की कोटि। स्वतंत्रता की कोटि क्या होता है ये मैं आपको बता देती हूँ कि एक अणु जो है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्वतंत्रता की कोटि। एक अणु कितनी प्रकार से गति कर सकता है, मतलब एक अणु कितनी दिशा में गति कर रहा है, क्या गति कर रहा है, कितने प्रकार से गति कर सक रहा है, उसको हम उसकी स्वतंत्रता की कोटि कहते हैं। उसको कितनी फ्रीडम मिली हुई है, मतलब अणु कितनी दिशाओं में जा सकता है, वो उसको फ्रीडम मिली हुई है। ठीक है, अब आता है 3D में, अपने जो 3D में जो विन्यास होते हैं, टोटल कितने निर्देशांक होते हैं, 3 निर्देशांक होते हैं, X, Y और Z। ठीक है, X, Y, Z 3 निर्देशांक हम ऐसे मान लेते हैं। 3 निर्देशांक होते हैं जनरली। तो किसी अणु में X, Y, Z होने वाली गति को अपन स्थानांतरित गति कहते हैं। अब आप ये देखिए कि ये माना कि एक अणु है, या फिर तो X दिशा में हो जाएगा, Y दिशा में जाएगा या Z, मतलब हम 3 दिशा होती है ना, 3 गति वो कर सकता है, X, Y और Z 3 गति ये कर रहा है। तो उसको हम जो
कौन सी गति बोलते हैं? स्थानांतरण गति बोल सकते हैं। जो तीनों अक्षों में वो जा सकता है उसको अपन बोलते हैं स्थानांतरण गति बोल सकते हैं। ठीक है। अब आप देखिए किसी एक परमाणु के अणु में केवल स्थानांतरण गति ही होती है। जो भी अगर एक मॉलिक्यूल है, अपना सिंगल मॉलिक्यूल है, तो वो या फिर तो तीनों डायरेक्शन में से तीनों में जा सकता है, केवल 3 प्रकार की गति कर सकता है। तो इसकी स्वतंत्रता की कोटि कितनी हो जाएगी? ओनली 3 है, वो 3 जगह ही गति कर सकता है ना। कोई सिंगल मॉलिक्यूल है तो अगर हम इसमें n मॉलिक्यूल डाल दे तो टोटल कितनी गतियाँ कर सकता है? जैसे आप ये 2 अणु मान लीजिए, ये 2 अणु हैं। अभी इन दोनों की अगर हम बात करेंगे तो 3 इंटू 2 कर दीजिए, तो यहाँ पे 3 इंटू 2 बराबर 6 गतियाँ हो जाएगी इसकी टोटल। इसकी एक अणु की स्वतंत्रता की कोटि जो है, स्थानांतरण गति जो है 3 होगी। 3 दिशाओं में ये गति कर सकता है। अगर उसमें अपन टोटल ये माने कि इसमें n मॉलिक्यूल है, n मॉलिक्यूल इसमें भाग ले रहे हैं, तो उसको अपन बोलेंगे कि इसकी स्वतंत्रता की कोटि कितनी है? 3n है। ठीक है। अब अपन डायएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं। जैसे इसमें 2 अणु हैं। ठीक है। अब देखो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है, मतलब ये दोनों अणु रोटेट भी करेंगे। देखो ये अगर इधर जाएगा तो ये इधर आ जाएगा। अपन किसी एक्सिस से इसको रोटेट करते हैं तो ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, मतलब ये ऐसे हो गया। ठीक है। फिर ये अपने स्थान परिवर्तित करेगा वापस, तो ये वापस ऐसे आ जाएगा, मतलब रोटेट भी करेगा तो और अणु वाइब्रेट भी करेगा। एक मॉलिक्यूल इसको इधर बल लगाएगा और एक बल लगाएगा, तो ये अणु जो है वाइब्रेशन भी ऐसे ऐसे करने लगता है। तो अगर अपन डायएटॉमिक मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो उसमें रोटेशन भी होगा और वाइब्रेशन भी होगा। रोटेशन और वाइब्रेशन दोनों होंगे। अब ये होता है कि अगर अपन लीनियर मॉलिक्यूल ले रहे हैं, रेखीय अणु ले रहे हैं, तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 2 होगी। या फिर तो इधर जा सकता है या फिर घूमने की, है ना, घूमने की, या फिर तो इधर जाएगा या इधर जाएगा। घूमने की डिग्री ऑफ फ्रीडम ये होगी। अगर हम अरेखीय अणु ले रहे हैं जो एक रेखा में नहीं है, 3 मॉलिक्यूल ऐसे हैं व्यवस्थित, तो उसमें डिग्री जो घूमने की दिशा होगी वो एक नहीं होगी, उसमें डिग्री ऑफ रोटेशन जो है 3 होगा। इसमें 2 होगा और इसमें 3 होगा। देखिए आप, अब अपन एक्सिस कितनी मानते हैं? 3। अब अगर वो एक लीनियर मॉलिक्यूल है, ऐसे मॉलिक्यूल है लीनियर है, तो या फिर तो वो इस वाली एक्सिस में रोटेट करेगा और या फिर ये इस वाली एक्सिस के में रोटेट करेगा। वो तीनों में तो नहीं कर सकता ना, तो इसके लिए घूर्णन की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो होगी 2। ठीक है। और अब वो अपनी एक्सिस पे रोटेट नहीं करेगा, वो यहाँ दूसरी दोनों जो अपनी एक्सिस बच रही है उस पर रोटेट करेगा। लेकिन जब हम इसकी नॉन लीनियर की मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो वो क्या करता है? इसमें 3 एक्सिस है, तो एक इसमें भी रोटेट कर सकता है, इस पे भी रोटेट कर सकता है और इस पे भी रोटेट कर सकता है। तीनों पर रोटेट कर सकता है, इसलिए इसकी रोटेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 3 होती है। ठीक बात है कि अगर लीनियर मॉलिक्यूल है तो उसकी कितनी होगी? 2 होगी, और नॉन लीनियर है तो उसकी कितनी होगी? 3 होगी। अब हमको उसके अलावा हमको इसकी वाइब्रेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम भी निकालनी पड़ेगी, है ना। रोटेशन की तो हमने निकाल ली, लेकिन वाइब्रेशन की भी तो हमें पता होनी चाहिए। तो हमारे पास टोटल कितनी है डिग्री ऑफ फ्रीडम? 3n है। ठीक है। तो उसमें से अगर हम रोटेशन वाली को घटा दें, यानी रोटेशन और इसकी घटा दें, ट्रांजिशन वाली, है ना, ट्रांसलेशन वाली, स्थानांतरण गति घटा दें, है ना, ट्रांसफर वाली गति घटा दें इन दोनों को, तो हमें कंपन वाली प्राप्त हो जाएगी। अब आप देखना यहाँ पे इसकी स्थानांतरित गति कितनी कर रहा है? तीनों एक्सिस पे कर रहा है, मतलब 3 गतियाँ कर रहा है, x, y और z। और ये घूर्णन की डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी कितनी है? 2 है। यानी टोटल जो स्थानांतरण और घूर्णन कितनी है? 5 हो रही है। अगर अपन टोटल में से इसकी स्थानांतरण गति और इसकी ये घूर्णन गति घटा दें तो हमें कंपन की गति प्राप्त हो जाएगी। कंपन की गति ये देखिए 3n-5 हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं यहाँ बात करूँ, हमको नॉन लीनियर के लिए बात करनी है, अरेखीय के लिए बात करनी है, तो आप देखना यहाँ पे टोटल स्थानांतरण गति कितनी है? 3 है। और टोटल घूर्णन के लिए कितनी है? वो भी 3 है। और अपनी टोटल जो गतियाँ हो रही है वो कितनी हो रही है? 3n हो रही है। और 3 और 3 इन 6 को हम घटा देंगे तो हमें कंपन की गति प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। कंपन की प्राप्त हो गई। अब कंपन की अगर जब आपके पास अलग प्राप्त हो चुकी है तो आप या फिर तो ऐसे करिए कि
कंपन वाली को भी अलग निकालिए, रोटेशन वाली को भी अलग निकालिए और स्थानांतरित गति को भी जोड़िए। तो इस प्रकार टोटल एक अणु कितनी गतियाँ कर सकता है उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। एग्जाम्पल देखना, जैसे ये हीलियम है, एक ही मॉलिक्यूल है यानी n बराबर कितना है 1 है। अभी एक मॉलिक्यूल है तो 1, 2 और 3 तीनों दिशाओं में गति करेगा यानी स्थानांतरित ये गति करेगा, यानी 3 गतियाँ वो कर सकता है। अब देखिए आप डाई एटॉमिक के मॉलिक्यूल हैं H ऐसे डाई एटॉमिक है यानी n इसमें कितने हैं 2 हैं। अब देखना ये रेखीय जो ये रेखीय अणु है आपको दिख रहा है, तो इसमें कंपन गति अगर हम निकालें तो कंपन गति निकालने का फॉर्मूला है 3n - 5। तो यहाँ पे n कितने हैं, यहाँ पे n 2 है तो 3 × 2 - 5 6 - 5 बराबर 1, यानी कंपन की गति इसमें कितनी प्राप्त हुई है 1 प्राप्त हुई है। टोटल अपन गतियाँ इसमें काउंट करते देखो 3 तो इसमें हो गई स्थानांतरित गतियाँ, और ये रेखीय अणु है तो 2 तो हो गई इसमें घूर्णन गति, और 1 इसमें क्या हो जाएगी कंपन की गति, यानी टोटल इसमें गतियाँ कितनी हो रही हैं 3 और 2 5 और 1 6 गतियाँ इसमें टोटल हो रही हैं। ठीक है, 6 गतियाँ इसमें हो रही है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे दूसरा और एग्जाम्पल लेते हैं, H2O मॉलिक्यूल लेते हैं H2O। H2O देखिए ए रेखीय है अपने पास, ए रेखीय, इसमें n कितने हैं देखो 2 तो हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो 3 अणु हो गए। तो हमें कंपन की निकालनी पहले 3n - 6 वाला फॉर्मूला। ठीक है, 3 × n क्या है अपना 3 है, तो ये 3 × 9 - 6 बराबर 3 आ गया यहाँ पे, यानी कंपन की भी कितनी प्राप्त हो रही है अपने को 3 बार प्राप्त हो रही है। अब देखना टोटल अपन करते हैं कि इसके स्थानांतरण गति कितनी है, इसकी स्थानांतरण गति है इसकी 3, इसकी घूर्णन कितनी है, घूर्णन भी है इसकी 3, और इसकी कंपन कितनी प्राप्त हुई 3, तो टोटल कितनी हो गई 3 3 6 3 9, यानी टोटल 9 प्रकार की गति कर सकता है। ठीक है, इस प्रकार हम जो भी लीनियर है नॉन लीनियर है सबके लिए हम स्वतंत्रता की कोटि निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम निकाल सकते हैं इजीली। अब आप देखें कि जो हमने ये पढ़ा है हमारा स्पेक्ट्रोमीटर, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और आप स्वतंत्रता की कोटि निकालनी भी सीखिएगा, सिंपल सा टॉपिक है। ठीक है, और आप ये यहाँ से 1-2 एग्जाम्पल और लेके स्वतंत्रता की कोटि भी निकालिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।